जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही पसंदीदा चैनल टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव और स्कूल दोनों एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, रीतिकाल। हिंदी काव्य भूमिका में से क्या है, रीतिकाल है। और उसका आज मैराथन देखा जाएगा एक ही क्लास में, संपूर्ण निचोड़ जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपको पूरा यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस समय मैं आपको बता दूं, शाम 6 बजे से इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें कंप्लीट ग्रामर आप लोगों को दिया जा रहा है। और आज इस क्लास में, हिंदी वाली इस क्लास में हम लोग देखते हैं, आप लोग उसमें भी ज़रूर जुड़ा कीजिए जिससे आप अपनी इंग्लिश की जानकारी को भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। और आप लोग प्रश्नों का उत्तर इसमें देते रहें। यदि चैनल पर बेटा आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है कि रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? क्या तुलसीदास जी हैं, या केशवदास जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो बेटा अगर हम बात करें रामचंद्रिका की, तो रामचंद्रिका के हैं केशवदास जी। केशवदास की अन्य रचनाओं में कौन कौन सी है? तो रामचंद्रिका तो है ही, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है। तुलसीदास का आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस, रामलला नेचू, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो यशोधरा है, साकेत है, ये सभी, जयद्रथ वध है, ये सब किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का कौन सा है? क्या विनय पत्रिका है, या फिर उद्धव शतक है, या फिर वैदेही वनवास है, या फिर छत्रसाल दशक है? तो बेटा छत्रसाल दशक है शिवराज भूषण का। ये किसकी रचना है? ये आपकी रचना है भूषण की, भूषण। और अगर हम बात करें वैदेही वनवास, तो ये किसकी रचना है? ये हरियोध जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। और अगर बेटा बात किया जाए कौन सा, विनय पत्रिका, तो ये तुलसीदास जी की रचना है, ये तुलसीदास जी की रचना है। अब आप लोग जान गए होंगे कि उद्धव शतक किसकी रचना है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, यानी खा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर ज़रूर बताते रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है जो कि बोर्ड परीक्षा और कॉम्पिटिटिव हर प्रकार के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब देखते हैं, कवि भूषण की रचना नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि कवि भूषण की रचना कौन सी नहीं है? तो क्या रामचंद्रिका नहीं है, या शिवराज भूषण नहीं है, या शिवा बावनी नहीं है, या फिर छत्रसाल दशक नहीं है? तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, ये सब किसका है? ये सब महाकवि भूषण की रचना है। लेकिन रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका बेटा केशवदास जी की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? वीर रस की रचना पूछा जा रहा है कि किस कवि ने किया है। तो क्या घनानंद ने किया है, या फिर भूषण ने किया है, या फिर बिहारी ने किया है, या फिर सेनापति ने किया है? तो बेटा शिवराज भूषण जो हैं, मतलब भूषण जी, महाकवि भूषण जी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये सभी क्या है इनकी? ये सभी इनकी वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं हैं। और रीतिकाल में ये वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बाकी ये सभी आपके वीर रस के नहीं हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत का पूछ रहा है। क्या पद्मावत अवधी भाषा में है, या ब्रज भाषा में है, या फिर खड़ी बोली में है, या फिर फारसी में है? तो अगर बात करें बेटा पद्मावत की, तो पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी जी की पूरी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और बार बार पूछी जाती हैं। बेटा सब लोग एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं।
रीतिबद्ध की बात पूछा जा रहा है, क्या बिहारी हैं या फिर आलम हैं या फिर भिखारी हैं या फिर ठाकुर हैं। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर बिहारी की, तो बिहारी जी रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध नहीं हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये रीति सिद्ध कवि हैं। और आलम और ठाकुर, आलम और ठाकुर कैसे हैं, तो ये रीति मुक्त हैं। ये कैसे हैं बेटा, ये आपके रीति मुक्त कवि हैं। अब बचा कौन, बचे हैं भिखारी दास जी। और भिखारी दास जी क्या हैं, तो भिखारी दास जी बेटा रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में बिहारी जी हैं, बाकी आपके घनान और आलम, बोधा, ठाकुर ये सभी किसमें हैं, तो ये सभी आपके रीति मुक्त में हैं। लेकिन घनानंद, भिखारी दास, देव ये सभी किसमें हैं, तो ये सभी बेटा आप लोगों के सेनापति ये सभी हैं रीतिबद्ध वाले में। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि रीतिकाल की समयावधि क्या है। रीतिकाल की समयावधि क्या 743 से 1343 ईस्वी है, या फिर 1343 से 1643 ईस्वी है, या फिर 1643 से 1843 ईस्वी है, या फिर 1843 से ईस्वी से अब तक है। तो बेटा ये वाला इस काल को आदिकाल माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, आदिकाल माना जाता है। और इसे अगर हम बात करें तो ये आपका भक्ति काल माना जाता है। और जो आपका लास्ट वाला है इसे आधुनिक काल माना जाता है। तो बचा कौन, जो आपका तीसरा नंबर वाला है 1643 से 1843 ईस्वी, ये आपका कौन सा है बेटा, ये आप लोगों का रीतिकाल का समयावधि है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में किस रस की प्रमुखता होती है। तो रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में क्या वीर रस होता है, या श्रृंगार रस, या फिर करुण रस, या फिर हास्य रस। तो बेटा अगर रीतिकाल के कवियों की बात करें तो इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की बहुत ज़्यादा प्रमुखता रही है। तो इसलिए आपका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है रीतिकाल के कवि किस राज दरबार से संबंधित थे। क्या ये दिल्ली दरबार से थे, या मेवाड़ दरबार से, या फिर अवध दरबार से, या फिर मुगल दरबार से। तो बेटा अगर हम लोग रीतिकाल के कवियों की बात करें तो ये कवि ज़्यादातर अवध के दरबार से संबंधित थे। अधिकांश कवि की बात हो रही है, 100% की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, 100% नहीं, अधिकांश कवि अवध दरबार से संबंधित थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा का क्या अर्थ है। मतलब रीतिबद्ध का अर्थ क्या, रस प्रधान काव्य है, या फिर नीति प्रधान काव्य है, या फिर रीति प्रधान काव्य है, या फिर श्रृंगार प्रधान काव्य है। तो बेटा रीतिबद्ध मतलब उसमें रीति प्रधान काव्य होगा। और रीति क्या है, मतलब लक्षण ग्रंथ और श्रृंगार रस की प्रधानता, ये क्या कहलाते हैं, श्रृंगार रस, छंद और इन सभी का मतलब इन सभी नियमों से बंधे हुए जो काव्य होते हैं उन्हें हम लोग रीति प्रधान काव्य कहते हैं। बेटा आप सब लोग आंसर ज़रूर करते रहें और क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दें, उन्हें भी सजेस्ट करें कि वे भी क्लास को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों में प्रमुख नाम कौन सा है। रीतिबद्ध की बात हो रही है तो क्या यहाँ पर केशवदास हैं, या तुलसीदास हैं, या बिहारी हैं, या फिर रसखान हैं। हमने क्या कहा कि रीति सिद्ध हैं बिहारी रीतिबद्ध नहीं है। अच्छा केशवदास ऑप्शन में मिल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, केशवदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए अगर केशवदास ना होते तब यहाँ पर बिहारी को रीति सिद्ध को रीतिबद्ध में लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रीति सिद्ध मतलब कि वो रीतिबद्ध को की समस्त सीमाओं को पार कर चुका, अर्थात उससे भी बेहतर रचनाओं को कर रहा है। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य में अंतर क्या है। रीति सिद्ध काव्य में नियमों का पालन नहीं होता है, रीतिबद्ध काव्य में नियम और अलंकारों का पालन होता है। रीति सिद्ध काव्य में केवल श्रृंगार रस होता है और रीतिबद्ध काव्य में केवल वीर रस की प्रधानता होती है। तो बेटा यहाँ पर मैं बता दूं रीति सिद्ध हो चाहे रीतिबद्ध हो दोनों में नियम और अलंकारों का पालन होता है, लेकिन रीति सिद्ध में बहुत उच्च स्तर के अलंकारों का और नियमों का, यानी कि बहुत गूढ़ भाषा में उसको लिखा जाता है। तो वो चीज़ बिहारी के अंदर कला थी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 देखिए,
कह रहे हैं देव के किस काव्य को रसिक प्रिया कहा जाता है। बात हो रही है देव एक कवि थे, तो उनके कौन से काव्य को रसिक प्रिया कहा जाता है। क्या सतसई को कहा जाता है, या फिर भामिनी विलास को कहा जाता है, या फिर रसिक प्रिया को कहा जाता है, या फिर पदावली को कहा जाता है। तो सतसई किसकी रचना है, बिहारी लाल की। सतसई किसकी रचना है, बिहारी की है। और अगर हम बात करें, ये बिहारी की रचना है। और अगर बात करें बेटा रसिक प्रिया, तो ये केशव दास की रचना है, ये केशव दास की रचना है। बात करें पदावली, तो कल मैंने बताया था कि ये आपका मीराबाई की रचना है। और भामिनी विलास किसकी रचना है, तो भामिनी विलास देव की रचना है। और इसी रचना को रसिक प्रिया भी कहा जाता है, देव की रचना को। मतलब देव का अगर पूछा जाए कि देव की किस रचना को रसिक प्रिया कहा जाता है, तो कौन सी रचना है, भामिनी विलास। अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि रीतिबद्ध कवि के रूप में बिहारी की पहचान किस कृति से हुई है। बिहारी की पहचान क्या सतसई से हुई है, या कवि प्रिया से हुई है, या पदावली से हुई है, या रामचरितमानस से हुई है। तो बेटा बिहारी की पहचान सतसई से हुई है। सतसई एक ही रचना बिहारी ने लिखा है, और इसमें इन्होंने 719 दोहे लिखे हैं। 719 दोहे लिखे हैं, और इसी रचना से इनकी पहचान होती है। बाकी कवि प्रिया केशव दास की है, पदावली मीराबाई की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। तो इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि पद्माकर किस काव्यधारा से संबंधित थे। पद्माकर की बात हो रही है, क्या रीतिबद्ध थे, या फिर रीति सिद्ध थे, या फिर रीतिमुक्त थे, या फिर आधुनिक कवि थे। तो बेटा ये पद्माकर जो है ये रीतिबद्ध कवि हैं। पद्माकर कैसे कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। और बात करें अगर हम रीति सिद्ध की, तो उसमें बिहारी हैं। और अगर हम लोग बात करें रीतिमुक्त की, तो रीतिमुक्त में आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी आपके किस में हैं, तो ये सभी रीतिमुक्त में हैं। आधुनिक में तो आधुनिक काल में भारतेंदु और ये सब बहुत युग बट जाता है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बिहारी का वास्तविक नाम क्या था। मतलब वास्तविक नाम उनका पूरा नाम क्या था। क्या बिहारी लाल था, या बिहारी मिश्र था, या बिहारी दास था, या बिहारी राय था। तो बेटा बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल था। क्या नाम था, बिहारी लाल था। बाकी के सभी ऑप्शन गलत हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि सतसई में कितने दोहे हैं। ये बिहारी सतसई की बात हो रही है। और अभी 2-3 प्रश्न पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि कितने थे। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर करके बताइए कि क्या 719 है, या 500 है, या 700 है, या फिर 1000 है। ये आप लोग करके कमेंट में बताएंगे, क्योंकि 2-3 प्रश्न पहले मैंने इसकी व्याख्या में बता दिया था। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। क्या क्यों कहा जाता है, क्या इसमें वीर रस की प्रधानता के कारण, या नीति साहित्य की प्रधानता के कारण, या भक्ति रस की प्रधानता के कारण, या फिर श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण। तो बेटा श्रृंगार काल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ज़्यादा रही। श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें बहुत ज़्यादा रही, इसीलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि रीतिकाल के कवियों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो रीतिकाल के कवियों को क्या इन्हें भक्त कवि कहा जाता है, या राज कवि कहा जाता है, या नीति कवि कहा जाता है, या प्रेम कवि कहा जाता है। तो भक्त कवि भक्ति काल के थे, और प्रेम कवि भी भक्ति काल में ही प्रेम मार्गी शाखा वाले कवियों को प्रेम कवि कहा जाता था। यहाँ रीतिकाल के कवि जो थे किसी न किसी राजा के राजाश्रित होते थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था आदिकाल में कि जो कवि होते थे वो राजाश्रित होते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है बेटा, तो यहाँ पर राज कवि होते थे, क्योंकि इन्हें ये किसी न किसी राजा के राजाश्रित होते थे। तो इसका ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर कह रहा है 20 कि भूषण ने किस राजा की वीरता का गुणगान किया। बात हो रही भूषण की, भूषण ने किस राजा की वीरता का गुणगान किया है। क्या शिवाजी की गुणगान किया है, या औरंगजेब का गुणगान किया है, या अकबर का गुणगान किया है, या फिर शाहजहां का गुणगान किया है। तो बेटा भूषण का अगर आप रचना पढ़ें तो इनकी रचना क्या है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अर्थात इन्होंने महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और छत्र का ही वर्णन इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है।
तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ये वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। बेटा आप सभी लोग क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्लास बनाने में। तो क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें, और बहुत ही अच्छा क्लास आप लोगों का है, बहुत ही शानदार क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। रीतिकाल के कवियों ने किस प्रकार की नायिका का वर्णन अधिक किया है? किस प्रकार की नायिका, मतलब क्या साध्वी नायिका, यानी नायिका को इंग्लिश में हीरोइन बोलते हैं, तो क्या इन्होंने साध्वी नायिका का वर्णन किया, या कुलटा नायिका का वर्णन किया, या अभिसारिका नायिका का वर्णन किया है, या पतिव्रता नायिका का वर्णन किया है? तो इसमें इन लोगों ने बेटा अभिसारिका नायिका का वर्णन किया है। अब सोचेंगे सर जी अभिसारिका क्या होता है? तो अभिसारिका मतलब होता है प्रेमिका। अभिसारिका का हम लोग एक पर्यायवाची कह सकते हैं प्रेमिका, और दूसरी चीज़ जो बहुत ही सुंदरी हो उसका वर्णन इन लोगों ने किया है। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कवि प्रिया में कितने खंड हैं? पहली बात तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि कवि प्रिया किसकी रचना है, और तब तक हम ऑप्शन बता रहे हैं। क्या इसका 5 खंड है, या फिर 7 खंड है, या फिर 9 खंड है, या फिर 11 खंड है? तो बेटा कवि प्रिया में 7 खंड है। कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। और कवि प्रिया रचना किसकी है? तो कवि प्रिया रचना है केशव दास जी की। किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है कवि प्रिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि बिहारी ने सतसई में किस रस का प्रमुखता से चित्रण किया? बिहारी जी ने सतसई में किस रस की बात की है सबसे ज़्यादा? क्या वीर रस की बात की है, या करुण रस की बात की है, या श्रृंगार रस की बात की है, या फिर मतलब हास्य रस या श्रृंगार रस? तो बेटा सतसई की अगर बात करें तो सतसई में इन्होंने किसकी बात किया है? श्रृंगार रस की। चलिए सतसई का एक दोहा आप लोगों को सुना देते हैं, जिससे आपको पता हो जाएगा कि क्या कहा है इन्होंने। तो सतसई में इन्होंने क्या कहा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, और जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। मतलब उसमें क्या कहा कि उनकी छाया भी पड़ जाने से श्याम जैसा रंग रंग जाता है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की है बेटा? यहाँ पर श्रृंगार की बात की है। चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 पूछ रहा है कि छंद शास्त्र किसने लिखा है? क्या देव ने लिखा, या केशव दास ने लिखा, या फिर बिहारी लाल जी ने लिखा, या फिर भूषण ने लिखा? तो बेटा यहाँ पर मैं बता दूं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और आप लोग एक और याद किए हैं रामचंद्रिका। तो एक और याद कर लीजिए छंद शास्त्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी केशव दास जी की रचनाएं हैं। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 कह रहा है रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है करुण रस होगा, कि हास्य रस होगा, कि श्रृंगार रस होगा, या फिर भक्ति रस होगा? तो बेटा श्रृंगार काल कहा जाता है, इसलिए इसमें कौन सी रस की प्रधानता होगी? श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि रीतिकालीन कवियों की भाषा किस प्रकार की होती थी? कौन सी भाषा इनकी होती थी? क्या संस्कृत होती थी, या अवधी थी, या फिर ब्रज भाषा था, या फिर हिंदी की खड़ी बोली रूप था? तो बेटा मैं बता दूं रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किसका? ब्रज भाषा का अधिकतर प्रयोग हुआ है। अवधी में बहुत कम कवियों ने लिखा है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ब्रज भाषा होगा। इसके बाद में बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 27। तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्य का क्या अर्थ है? भाई क्या नियमबद्ध काव्य है, या भावनाओं से मुक्त काव्य है, या मुक्त छंद काव्य है, या छंदों से रहित काव्य है? तो मुक्त छंद और छंदों से रहित ये तो एक ही चीज़ है। तो जब रीतिबद्ध है अर्थात बंधा हुआ है, तो बेटा मुक्त तो हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? नियमबद्ध काव्य होगा। क्या होगा? नियमबद्ध काव्य होगा। अर्थात यहाँ पर छंदों के नियमों की बाध्यता होगी, अलंकारों की बाध्यता होगी, रसों की बाध्यता होगी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अलंकार यहाँ पर आपका होगा, मतलब क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन होगा नियमबद्ध काव्य। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्य की विशेषता क्या है? क्या बिना छंद का काव्य होता है, या नियम और परंपरा की पुष्टि करने वाला काव्य होता है, या फिर नायिका भेद का उपयोग न करने वाला काव्य होता है, या फिर स्वतंत्र भावों वाला काव्य होता है?
तो बद्ध है, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध दोनों काफ़ी एक समान कह सकते हैं कि होता है। इसमें भी नियम और परंपरा की पुष्टि करने वाला काव्य ही कहलाएगा रीति सिद्ध काव्य। नायिका भेद का उपयोग किया जाएगा, छंद का भी उपयोग होगा और स्वतंत्र भाव नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि रीतिमुक्त काव्य का क्या अर्थ है? रीतिमुक्त काव्य का क्या अर्थ है? रीति और नियम से मुक्त काव्य, या फिर धार्मिक काव्य, या फिर वीर रस प्रधान काव्य, या फिर अलंकार प्रधान काव्य। तो बेटा यहाँ पर प्रधानता ना तो अलंकार की होगी, ना ही वीर रस की होगी, ना ही धर्म की होगी। क्या होगा? रीति और नियमों से, हर नियम, हर रीति, हर अलंकार, छंद, रस, इन सब से क्या होगा? मुक्त होगा। कोई वहाँ पर बाध्यता नहीं होगी। इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? ए वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं? क्या केशवदास हैं, या फिर देव हैं, या फिर पद्माकर हैं, या फिर बिहारी हैं? तो केशवदास बेटा रीतिबद्ध हैं, तो ये नहीं हो सकते। बिहारी रीति सिद्ध हैं, ये भी नहीं हो सकते। देव रीतिबद्ध हैं, ये भी नहीं हो सकते। तो है कौन? है इसमें पद्माकर। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि भक्ति और आधुनिक काल के मध्य में कौन सा काल आता है? भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पहले कौन सा काल आता है? क्या आदिकाल होता है, या आधुनिक काल होता है, या मध्य काल होता है, या रीति काल होता है? तो बेटा पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया है, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा गया है, और रीति काल ही क्या होता है? आधुनिक काल से पहले और भक्ति काल के बाद में आता है। तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि केशवदास की रचनाएं किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आती हैं? केशवदास की रचना क्या नीति काव्य है, या श्रृंगार काव्य है, या भक्ति काव्य है, या वीर काव्य है? तो बात करें केशवदास की, तो केशवदास बेटा कैसे कवि थे? तो ये रीतिबद्ध कवि थे। कैसे कवि थे? तो रीतिबद्ध कवि थे, और रीतिबद्ध होने के कारण इन्हें श्रृंगार रस का प्रयोग करना पड़ा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प सही होगा। बेटा आप सब लोग क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलता रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है भूषण का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? क्या पदावली है, या फिर छंदशास्त्र है, या फिर शिवराज भूषण है, या फिर सतसई है? तो पदावली मीराबाई की है, छंदशास्त्र केशवदास का है, सतसई बिहारी जी का है, और शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण का प्रसिद्ध काव्य है। अब इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि रीति काल में कविता की शैली कैसी होती है? सरल और भावनात्मक है, या फिर अलंकारपूर्ण और सजावटी है, या फिर शास्त्रीय और नियमबद्ध है, या फिर मुक्त छंद और स्वाभाविक है? तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो कैसी काव्य होती थी? तो यहाँ पर ये अलंकारपूर्ण और सजावटी काव्य होते थे। कैसे होते थे? अलंकारपूर्ण और सजावटी काव्य होते थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि रीतिकालीन काव्य में किन विषयों का अधिक वर्णन होता था? वीरता और युद्ध का, या फिर प्रेम और श्रृंगार का, या फिर भक्ति और आध्यात्म का, या फिर नीति शास्त्र और नीति का? तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता था? प्रेम और श्रृंगार होता था। रीतिकाल में श्रृंगार जरूर लिखिए, ढूंढिएगा। अगर श्रृंगार मिल रहा है तो वो आपका सही है, बस केवल प्रश्न में नहीं ना लगा हो। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि नायिका भेद की संकल्पना किस काल में प्रमुख हुई? नायिका भेद की संकल्पना क्या भक्ति काल में प्रमुख हुई, या फिर आदि काल में प्रमुख हुई, या फिर रीति काल में प्रमुख हुई, या फिर आधुनिक काल में प्रमुख हुई? तो बेटा अगर नायिका भेद की बात करें तो नायिका भेद की संकल्पना सबसे ज़्यादा रीति काल में आई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रश्न संख्या 37 कह रहा है किस कवि ने सतसई की रचना की? क्या बिहारी ने किया, या केशवदास ने किया, या देव ने किया, या पद्माकर ने किया? तो बेटा सतसई इनका एक ही एकमात्र रचना है। बिहारी सतसई के नाम से भी उसे जाना जाता है। और वो लिखा किसने? बिहारी ने लिखा। कौन सा छंद लिखा? दोहे लिखे। और दोहे में क्या लिखा? दोहे में कितने दोहे लिखे? तो 719 दोहे लिखे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है रीतिकालीन कवियों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? क्या खड़ी बोली थी, या ब्रज भाषा था, या अवधी था, या मैथिली था? तो बेटा बात करें रीतिकालीन कवियों का तो प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 39। प्रश्न संख्या 39 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एंड कम्पिटेटिव, दोनों के लिए ये प्रश्न पूछा गया है बेटा कि रसराज की उपाधि किस कवि को मिली? मतलब रसराज किसे कहा गया रीतिकाल में? क्या बिहारी को कहा गया, या देव को कहा गया, या केशवदास को कहा गया, या मतीराम को कहा गया? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और जल्दी से बताइए। और इसको आप लोग एक कहीं अलग नोट करके रख लेना ताकि भूलने ना पाएँ। इसमें कहा गया है मतीराम को। रसराज किसे कहा गया? मतीराम को। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रसों का प्रयोग किया है, और श्रृंगार रस वैसे भी रसों का राजा कहलाता है, तो श्रृंगार रस का प्रयोग इन्होंने बहुत अधिक किया है, इसलिए मतीराम को रसराज की संज्ञा दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 40 कहता है किस कवि को साहित्यिक आलोचक भी माना जाता है? मतलब ये कविता तो लिखते थे लेकिन आलोचना भी करते थे। कौन है? केशवदास हैं, या देव हैं, या बिहारी हैं, या फिर पद्माकर हैं? तो बेटा इसमें कौन है? इसमें केशवदास जी हैं जो साहित्य आलोचक भी माने जाते थे। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग बेटा क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहें। प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 41 कह रहा है रीतिकालीन कविताओं में किस प्रकार के अलंकार प्रमुख होते हैं? क्या अनुप्रास अलंकार प्रमुख है, या उपमा है, या रूपक है, या सभी हैं? तो बेटा प्रमुखता अलंकारों की बात करें तो ये सभी अलंकार यहाँ पर, क्योंकि अलंकारिक भाषा और श्रृंगार रस की प्रमुखता यहाँ पर रहती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि कवि प्रिया किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या ये छंद शास्त्र है, या नाट्य शास्त्र है, या काव्य शास्त्र है, या धार्मिक ग्रंथ है? तो बेटा ये छंद शास्त्र नहीं है, ना ही ये नाट्य शास्त्र है। ये क्या है? ये आपका काव्य शास्त्र है, धार्मिक तो है ही नहीं। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि नायक और नायिका के चित्रण का महत्व क्यों है? मतलब नायक और नायिका का चित्रण क्यों किया गया, अर्थात हीरो हीरोइन को क्यों लाया गया? क्या वीरता दिखाने के लिए, या फिर प्रेम भाव प्रदर्शित करने के लिए, या फिर धार्मिक विचार व्यक्त करने के लिए, या नीति सिखाने के लिए? तो बेटा वीरता दिखाने के लिए खलनायक और नायक लाया जाएगा, अर्थात विलेन और हीरो लाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेम भाव प्रदर्शित करने के लिए नायक और नायिका का चित्रण किया गया है, अर्थात बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि रीतिकालीन काव्य का उद्देश्य क्या था? रीतिकाल में कविताएं क्यों लिखी गई? धर्म का प्रचार करने के लिए, या फिर नीति की शिक्षा देने के लिए, या फिर श्रृंगार रस और मनोरंजन के लिए, या फिर इतिहास का वर्णन के लिए? तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है? श्रृंगार रस का खूब प्रयोग हुआ है, इसलिए श्रृंगार रस का मनोरंजन ही यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि पद्माकर किस काल के कवि हैं? क्या ये भक्ति काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं, या फिर आदि काल के हैं? तो पद्माकर की बात करें बेटा तो पद्माकर किस काल के हैं? पद्माकर हैं रीति काल के। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग प्रश्नों का उत्तर बताते रहें, जल्दी जल्दी बताते रहें, और साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि रीतिकाल में कविता की शैली कैसी होती थी? क्या भावपूर्ण और सहज होती थी, या फिर सजावटी और अलंकार प्रधान होती थी, या फिर मुक्त और स्वाभाविक होता था, या फिर धार्मिक और आध्यात्मिक होता था? तो कैसा होता था बेटा? सजावटी और अलंकार प्रधान होता था, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है?
प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि सतसई का विषय क्या है, मतलब सतसई क्यों लिखा गया, वीरता और युद्ध के लिए, या फिर प्रेम और श्रृंगार के लिए, या फिर नीति और दर्शन के लिए, या फिर भक्ति और भजन के लिए। तो बेटा अगर हम लोग बात करें सतसई का, तो सतसई प्रेम और श्रृंगार के लिए लिखा गया है। इसका विषय क्या है, प्रेम और श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, कह रहा है रीतिकालीन कवियों के लिए कौन सा शिल्प महत्वपूर्ण था, क्या छंद और अलंकार महत्वपूर्ण था, या सरल भाषा महत्वपूर्ण था, या नीति और धर्म महत्वपूर्ण था, या फिर मुक्त काव्य महत्वपूर्ण था। तो बेटा रीतिकालीन जो कवि थे इन्होंने छंद और अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लक्षण ग्रंथ कहते हैं। कौन सा ग्रंथ, तो लक्षण ग्रंथ कहते हैं, और इसके लिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं क्या कह रहा है। 49 कह रहा है रीतिकाल में किस प्रकार के काव्य की प्रधानता रही है, क्या भक्ति काव्य रहा है, या श्रृंगारिक काव्य रहा है, या फिर वीर काव्य रहा है, या फिर नीति काव्य रहा है। तो बेटा भक्ति काल में श्रृंगारिक और रीतिकाल में श्रृंगारिक काव्य रहा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। भक्ति काल में भक्ति काव्य की प्रधानता रही है, वीरगाथा काल में वीर काव्य की प्रधानता रही है। अब हम लोग देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 49 हो चुका, 50 देखते हैं। कवि प्रिया किस प्रकार की रचना है, नीति रचना है, या वीर की रचना है, या श्रृंगार रस की, या भक्ति रस की। तो बेटा ये कैसी है, ये श्रृंगार रस की रचना है, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। किसकी रचना है कवि प्रिया, तो केशवदास जी की रचना है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसकी अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। जल्दी आप लोगों का व्याकरण का यूपी SSSC पेट से संबंधित और SI या पुलिस जितने भी हिंदी वाले पेपर आते हैं कंपटीशन में या इसमें, बहुत जल्दी आप लोगों का हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाइज और मैराथन हर प्रकार के प्रश्नों को, हर प्रकार के तथ्यों को वहां पर आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग इसलिए क्लास को बेटा ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में ग्रामर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।